Hi, welcome to the second part. In first part, we have not discussed anything related to real estate. हमने किसी रेंशियल बजट की बात नहीं करी, हमने किसी प्राइसिंग के बारे में बात नहीं करी, हमने सिर्फ बात की कि किसी भी सिटी को कैसे एनालाइज करना है, क्या फाउंडेशन है उस सिटी की। और नोएडा के केस में हमने एक्सप्लोर किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, हमने एक्सप्लोर किया डेटा सेंटर्स को, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और ESDM यूनिट्स को। अब इतना जो हमने टाइम लगाया इन सारी चीज़ों के अंदर, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी सिटी का जो रियल इस्टेट है, सक्सेसफुल रियल इस्टेट, वो किसी भी एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स के ऊपर। हाय, माय नेम इज़ दर्पण एंड वेलकम टू अनकट रियलिटी बाय दर्पण। फर्स्ट पार्ट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर और कवर किया था एंड दैट वाज जीडीपी। जीडीपी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है किसी भी सिटी को एनालाइज करने के लिए कि वो सिटी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। नोएडा के केस में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नोएडा क्या रोल प्ले करता है उत्तर प्रदेश की जीडीपी के अंदर, और शायद यही वो फैक्टर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल डेवलपर्स देखते हैं अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले उस सिटी के अंदर। आज नोएडा जो 2020 में कोई भी नेशनल डेवलपर नहीं था, आज नोएडा के अंदर नेशनल डेवलपर्स भी हैं। आप नेशनल छोड़िए, इंटरनेशनल ब्रांडेड रेजिडेंसीज भी आ चुकी हैं। सारा ट्रांजिशन 4 से 5 साल का, 2020 तक कोई बड़ा नाम नहीं और 2020 से लेके 2026 के बीच में बहुत बड़े बड़े नाम। अब इस पार्ट को अगर आप देखोगे और फर्स्ट पार्ट को आप देखोगे, एंड में आपको बहुत अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। कुछ आई ओपनिंग डेटा मैंने शेयर किया है जो शायद इस पॉइंट को जस्टिफाई कर दे कि जो हम बात कर रहे हैं, जहां से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, इज नोएडा ओवर प्राइस्ड। ये सारा डेटा एक साथ एक्यूमुलेट करेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली की 2 सैटेलाइट सिटीज़ की हिस्ट्री के बारे में, एक नोएडा, दूसरा गुड़गांव। एज बोथ द सिटीज़ came into existence almost at the same time, that was the time of 1970s to 1980s। पहले बात करते हैं नोएडा के बारे में। नोएडा का आइडिया आता है संजय गांधी जी को। इट वाज द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1976। दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंजेशन था, तो संजय गांधी जी ने सोचा कि दिल्ली के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको दिल्ली से बाहर भेजना पड़ेगा अगर दिल्ली को डीकंजेस्ट करना है आने वाले टाइम में। तो नोएडा वॉज दी प्रेफर्ड चॉइस। उसके 2-3 रीज़न थे। पहला रीज़न कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनकी मेजर प्रेजेंस ओल्ड दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के एरियाज़ में थी। दूसरा रीज़न, नोएडा के अंदर बहुत सारा फ्लैट लैंड अवेलेबल था अलॉन्ग दी रिवर्स यमुना एंड हिंडन। एंड तीसरा रीज़न, गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट में उस टाइम CM थे ND तिवारी जी, और उस टाइम जो टाइम चल रहा था वो इमरजेंसी का टाइम था, तो टाइम बहुत कम था ये सारा काम करने के लिए। इट वॉज अ टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 21 डेज। तीसरा रीज़न ये भी था कि बहुत सारी लैंड ऑलरेडी अवेलेबल थी एक्वायर करने के लिए, तो इट वॉज द प्रेफर्ड ऑप्शन कि नोएडा में सारी यूनिट्स शिफ्ट कर दी जाएं। उस टाइम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, साउथ दिल्ली की कोई भी कनेक्टिविटी नोएडा के साथ नहीं थी, जो आगे चल के सारा एडवांटेज गुड़गांव को मिला, क्योंकि गुड़गांव डायरेक्टली कनेक्टेड था साउथ दिल्ली से थ्रू MG रोड, और उस टाइम पे नोएडा की कोई कनेक्टिविटी थी नहीं दिल्ली के साउथ पार्ट से। आप जानते हैं कि दिल्ली के इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं गुड़गांव में, और पिछले कुछ टाइम से वो इन्वेस्टमेंट नोएडा की तरफ भी आया है, जस्ट ड्यू टू दी गुड ऑप्शंस अवेलेबल इंटरनेशनल नेशनल डेवलपर्स, जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे जिस टाइम पे गुड़गांव की कहानी लिखी जा रही थी। दूसरी सैटेलाइट सिटी गुड़गांव। गुड़गांव केम इनटू एग्जिस्टेंस मेनली ड्यू टू दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957। डेवलपर्स लाइक DLF चूज टू लेफ्ट दिल्ली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली, और DLF के लिए जो अच्छा ऑप्शन था वो था गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव में बहुत बड़ा लैंड पैच था जहां डायरेक्टली आप फार्मर से एक्वायर कर सकते थे। उस टाइम पे नोएडा इसलिए चूज़ नहीं करा गया जस्ट बिकॉज वहाँ पे जितनी भी लैंड थी वो एक्वायर कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट। तो गुड़गांव जो बना वो मेनली आप बोल सकते हो प्राइवेट डेवलपर्स लाइक DLF एंड यूनिटेक, एंड मेनली ड्यू टू DLF। गुड़गांव को जो पहला पुश मिला वो मिला 1979 में, जब मारुति ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पर लगाई। आज भी बहुत बड़ी यूनिट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मारुति की। एंड सेकेंड मेजर पुश वॉज इन 1990s, जब लिबरलाइजेशन हुआ तो कॉर्पोरेट बूम आया और 2 सिटीज़ को मेजर फ़ायदा मिला। एक था
गुड़गांव नॉर्थ इंडिया में, दूसरा था बेंगलोर साउथ इंडिया में। अब गुड़गांव एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सोशल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब भी कॉर्पोरेट ने चूज़ किया गुड़गांव को। रीज़न था दिल्ली। आप जानते होंगे कोई भी अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे अलग अलग लोकेशन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट, सब में एक मेजर सिटी है। तो नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो दिल्ली इज़ द मेजर सिटी। तो उसके पेरीफेरी में गुड़गांव बेस्ट ऑप्शन था, जहाँ सस्ते में ऑफिसेज अवेलेबल थे। DLF उस टाइम ऑलरेडी काम कर रहा था। वही काम बेंगलोर में वाइट फील्ड में हो रहा था, वहाँ पर भी कॉर्पोरेट बूम बहुत अच्छा आया। अब ये यहाँ तक की कहानी थी गुड़गांव की। उस टाइम पे अगर मैं नोएडा पे जाता हूँ वापस, नोएडा में 1976 में एग्जिस्टेंस में आया। वो टाइम था इमरजेंसी का। 1978 पे गवर्नमेंट आई, जनता दल, उसने डिक्लेयर कर दिया कि नोएडा का जितना भी एक्विजिशन है वो अनऑथराइज्ड है, वो गलत है, और नोएडा इज़ द चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी। एक कमीशन बिठाया गया और कमीशन ने एक रिपोर्ट पास करी। उसमें बोला गया, गवर्नमेंट को 3 ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन, या तो ये ज़मीन आप वापस कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन कि जितनी भी लैंड एक्वायर हुई है उस पर एक डेयरी फार्मिंग करवाइए और एक बिजनेस खड़ा करिए फार्मर्स के लिए। तीसरा ऑप्शन, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप आप बनाइए, डेवलपमेंट करिए। स्टेट गवर्नमेंट ने चूज़ किया इंटीग्रेटेड टाउनशिप को और एक नया मास्टर प्लान बना, मास्टर प्लान ऑफ 1991 फॉर नोएडा। जो दोनों सिटीज़ अपने मिशन पे निकली थी, नोएडा निकला था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ, गुड़गांव निकला था हाई पेइंग जॉब्स की तरफ, कॉर्पोरेट मूवमेंट की तरफ, और एंड में दोनों को ही भारी पड़ा। नोएडा को भारी पड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से क्या हुआ, जितना भी एक्विजिशन था लैंड का, वो सारा एक्विजिशन था अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी आगे अलॉटमेंट करती थी टू द प्राइवेट डेवलपर्स ऑन द पेमेंट प्लान ऑफ 10 ईयर्स। अब उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नोएडा पीछे चला गया इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। एंड ऑलमोस्ट फ्रॉम 2012 टू 2020 बहुत ज़्यादा नोएडा की रियल एस्टेट में मूवमेंट नहीं हुआ और कोई भी बड़ा नेशनल प्लेयर नोएडा की तरफ नहीं आया ड्यू टू मार्केट क्रैश, मैसिव फाइनेंशियल डिफॉल्ट बाय रीजनल डेवलपर्स एंड सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स। वहीं अगर आप गुड़गांव को देखोगे, गुड़गांव में अच्छे नेशनल डेवलपर्स आए, सारा मूवमेंट हुआ, बट गुड़गांव ने हमेशा सफ़र किया ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हैवी जाम 2016-17 में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी जिसमें बोला गया था गुरु जाम इन प्लेस ऑफ गुरुग्राम। ऑलमोस्ट पूरी रात लोग ट्रैफिक जैम में फंसे। उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आया, कुछ अंडरपासेस बने। तो जो मिशन गुड़गांव का था वो गुड़गांव का था टूवर्ड्स दी हाई पेइंग जॉब्स, उसमें वो कामयाब हुए। और जो मिशन नोएडा का था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, तो वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ कि नोएडा के अंदर रियल एस्टेट बहुत पीछे चला गया और गुड़गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे चला गया। अब गुड़गांव ने देखे नेशनल डेवलपर्स, प्रीमियम अपार्टमेंट्स, हाई एंड अपार्टमेंट्स, बिगर साइज अपार्टमेंट, बट एट द सेम टाइम नोएडा के अंदर प्रीमियम अपार्टमेंट्स नहीं आ रहे थे। कोई भी नेशनल डेवलपर नहीं आया 2020 तक। बट 2012 में एक डेवलपर ATS ने शुरुआत की कि प्रीमियम अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है नोएडा के अंदर, और एक प्रोजेक्ट लाया गया ATS नाइट ब्रिज। लैंड ऑफ ऑलमोस्ट 11.5 एकर्स, 604 करोड़ की लैंड बाइंग। अगर मैं पर स्क्वायर मीटर रेट की बात करता हूँ तो 1,30,000 रुपये मीटर पे। बट अगेन ड्यू टू सम मार्केट क्रैशेस प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है और मेजरली कोई भी प्रीमियम अपार्टमेंट उसके बाद नहीं आता। एक और प्रोजेक्ट जो सुपरटेक्स सुपरनोवा है, वो भी इन्हीं लाइंस पे आया था। लैंड कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम, बट अगेन वो भी स्टक हुआ। उसके बाद कोई भी प्रीमियम अपार्टमेंट नहीं आता। एक प्रीमियम अपार्टमेंट आता है आपका 2020 में सितंबर में, गुलशन डायनेस्टी, और वो टाइम से डिलीवर भी हो जाता है और लगातार रेट बढ़ता चला जाता है, जो एक इंडिकेशन है कि नोएडा में प्रीमियम अपार्टमेंट्स की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसका साइज़ था 4700 स्क्वायर फीट। इतना बड़ा अपार्टमेंट नोएडा में नहीं था विद सच काइंड ऑफ एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, और आज भी उसका रेट बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में अगर आप नोएडा में लग्जरी की बात करोगे, डिलीवर्ड लग्जरी की, तो 2 या 3 नाम आते हैं। वन इज़ गुलशन डायनेस्टी, अनदर इज़ काउंटी 107। अब मैं यहाँ एक पॉइंट ये रखना चाहता हूँ कि 2012 मार्च में ATS ने एक लैंड खरीदी, और वो लैंड खरीदी ऑलमोस्ट 604 करोड़ की, जिसका पर स्क्वायर मीटर रेट था 1,30,000 उस टाइम पे 2012 में।
अगर कोई प्रोजेक्ट आज की तारीख में आता है, लेट से 2024 या 2025 में, मेजर जो लग्जरी स्टार्ट हुई है नोएडा के अंदर वो स्टार्ट हुई है 2023 ऑनवर्ड्स। 2024 भी लग्जरी चली है, 2025 आप बोल सकते हो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट स्टार्ट हो गया। मेरा यहाँ पे कहना यह है कि अगर नोएडा की मार्केट बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल तरीके से चल रही होती 2012 से 2024 तक, तो जो लैंड बाइंग 2012 में हुई थी, तो इट इज़ ऑब्वियस कि उसका डबल रेट लैंड एक्विजिशन में लगेगा डेवलपर को, और जो लगा भी। अगर आप बात करोगे ATS नाइट ब्रिज के जस्ट सामने M3M का प्रोजेक्ट आया, M3M कलिनन, लैंड कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 2,30,000 पर स्क्वायर मीटर। मैंने ATS की बताई थी आपको 1,30,000 रुपये मीटर। अब 1,30,000 मीटर को आप डबल कर लेते हो तो आप पहुंचते हो तकरीबन 2,60,000 रुपये मीटर पे। M3M ने लैंड बाइंग करी 2,30,000 पे और प्रोजेक्ट लॉन्च करा ऑलमोस्ट 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट पे। अब आप इसको कंपेयर करिए कि 2012 में जब ATS नाइट ब्रिज आया था उसका रेट था 10,000 रुपये, और 2024 में प्रोजेक्ट आता है M3M का, उसका रेट था 18,500। और बोला ही जाता है कि बहुत ज़्यादा रेट है, M3M ने नोएडा का रेट बहुत ऊपर। बट अगर आप रियल एस्टेट को समझते हो तो थोड़ा सा अगर आप इसको एनालाइज करोगे कि 2012 में जो लैंड थी और जो 2024 में लैंड है उसमें डबल का अंतर ऑब्वियस है, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसे ही चलती है। इसमें आप एक पॉइंट बोल सकते हो कि जो M3M कलिनन वाली लैंड है वो मिक्स यूज लैंड है। मिक्स यूज लैंड में थोड़ा सा कमर्शियल FSI मिल जाता है, इसलिए लैंड महंगी है। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे दूसरी किसी लैंड एक्विजिशन से, लाइक गोदरेज रिवर इन की जो लैंड कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1,95,000 रुपये मीटर की है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि गोदरेज रिवर इन आया मार्केट में 2024 के एंड में या 2025 में, और 2012 में ATS लेकर आया था। और इसके साथ आपको देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन रेट भी। इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज 2012 से 2024 के बीच में वो था अप्रॉक्सीमेटली 5.5%। इसको अगर आप उस 10,000 रुपये कॉस्ट में ऐड करते हो तो कॉस्ट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 16,500 से 17,000 रुपये के बीच में। और साथ में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 2012 में जो बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो थी 900 से 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट। एक स्टैंडर्ड जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो थी तकरीबन 1100 से 1,300 रुपये पर स्क्वायर फीट। और जो लग्जरी सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो थी अप्रॉक्सीमेटली 1,600 से 2,200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो आज की तारीख में लग्जरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहुंच चुकी है आपकी 4,000 रुपये के आसपास। और जो बेसिक है, बेसिक इट इज़ अराउंड 2,000 से 2,400 पर स्क्वायर फीट। तो ये भी बहुत बड़ा गैप है। अब मैं एक स्टैंडर्ड मानता हूँ इस टाइम पीरियड में 2024 से 26 के बीच में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आए। कुछ प्रोजेक्ट्स वाकई ओवर प्राइस थे, क्योंकि मार्केट में एक्सेप्टेंस आ चुकी थी हायर रेट्स की, प्रीमियम अपार्टमेंट्स की। तो ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे। मैं एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं लूँगा। सेक्टर 146 में आप जान सकते होंगे, और भी कुछ अलग प्रोजेक्ट्स आए। तो आज की तारीख में अगर किसी प्राइस को अगर एनालाइज करना है नोएडा एक्सप्रेसवे के अकॉर्डिंगली, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट एक जस्टिफाइड प्राइस है आज की तारीख में। कोई भी प्रोजेक्ट 20,000 रुपये से ऊपर आता है तो उसमें आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने हैं पर एकड़। डेंसिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एमिनिटीज़ किस लेवल की हैं, कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 20,000 रुपये पे सेल हो रहा है उसी लेवल की एमिनिटीज़ हैं या कुछ ऐड ऑन है। बट आई थिंक 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास कोई प्रोजेक्ट अगर मार्केट में है तो वो एक गुड बाय है अलॉन्ग दी एक्सप्रेसवे। अगर एक नॉर्मल रियल एस्टेट चलती है तो नॉर्मल रियल एस्टेट ऐसी चलती है कि 5, 7, 8 साल में प्रॉपर्टी रेट्स डबल। तो आज जो नोएडा का रेट है वो ना तो आप बोल सकते हो कि ओवर प्राइस्ड है, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। उसका सीधा लॉजिक यही है कि अगर नोएडा की रियल एस्टेट नॉर्मल चल रही होती तो आज की तारीख में नोएडा का यही रेट होता। के अंदर ऑलमोस्ट 2012 से 2020 तक जो मूवमेंट था प्रॉपर्टी प्राइसेस का तो बहुत ही कम था। आप ये मानो कि 2020 से 2026 के बीच में जितना भी रेट का एप्रिसिएशन हुआ है वो एक साथ हो गया। इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा, गुड़गांव से अगर कंपेयर करोगे, गुड़गांव का मार्केट लगातार एप्रिशिएट करता रहा। लोग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अब गोल्फ कोर्स रोड आप बाय नहीं कर सकते, अब आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बाय नहीं कर सकते, अब आपको SPR पे जाना होगा, न्यू गुड़गांव की तरफ जाना होगा और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना होगा। बट नोएडा में क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव हुई तो लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए एंड दे स्टार्ट सेइंग कि नोएडा का प्राइस ओवर प्राइस हो चुका है। बट जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है उसने समझा और यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको ग्रैब किया।
नोएडा एक्सटेंशन पे अगर आप आज की तारीख में बाय करना चाहते हो, आप सीधे समझो कि यू आर ट्राइंग टू बाय अपार्टमेंट ऑन गोल्फ कोर्स रोड ऑफ गुड़गांव, नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो इट मीन्स यहाँ मैं बात करूं नोएडा के अंदर तो एक एवरेज इनकम के लिए पॉसिबल नहीं है अपार्टमेंट बाय करना। आपको समझना पड़ेगा कि जिस टाइम पे दिल्ली एक्सपेंड हो रही थी तो नोएडा एक एफोर्डेबल मार्केट था, आज की तारीख में नोएडा एक्सपेंड हो रहा है तो नोएडा इज आउट ऑफ रीच। नाउ यू हैव टू गो टू यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन। मैं आपको एक अच्छा डेटा और बताता हूँ 2020 और 26 के बीच का। 2020 तक जो नोएडा के अंदर ऑफिस स्पेस लीज था वो था तकरीबन 1 करोड़ स्क्वायर फीट, और 2020 से लेके 2026 के बीच में जो ऑफिस स्पेस लीजिंग हो चुकी है नोएडा के अंदर वो हो चुकी है ऑलमोस्ट 4 करोड़ स्क्वायर फीट। इट मीन्स बहुत सारी जॉब्स आई, बहुत सारी मिड इनकम जॉब्स आई, बहुत सारी एवरेज इनकम जॉब्स आई और उन्होंने कोशिश करा नोएडा एक्सप्रेस पे बाय करने का या सेंट्रल नोएडा बाय करने का, बट वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो मोस्ट ऑफ देम वो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ गए, नोएडा एक्सटेंशन की तरफ गए, क्योंकि समझना ये पड़ेगा इतने टाइम में जितनी भी इनकम बढ़ी लोगों की वो 30-40% बढ़ी और नोएडा का प्राइस बढ़ा ऑलमोस्ट 250-300% के आसपास। तो ये जितना भी आप मूवमेंट देख रहे हो इसको लोगों ने टर्म करना शुरू कर दिया ओवर प्राइस एंड दे आर वेटिंग कि रेट नीचे आएगा। वो पॉसिबल नहीं है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ। एज यू नो नोएडा इज़ अ प्लान सिटी। नोएडा अथॉरिटी ने डिसाइड किया हुआ है कि कितने एरिया में रेजिडेंशियल है, कितने एरिया में कमर्शियल है। हम सिर्फ रेजिडेंशियल की बात करेंगे। नोएडा का जो टोटल मास्टर प्लान है वो अप्रॉक्सीमेटली 15,326 हेक्टेयर का है। वैसे तो नोएडा 20,000 हेक्टेयर में है, बट जितनी भी रिवर अलॉन्ग द रिवर जितनी भी लैंड है उसको अगर हटा देते हैं तो नोएडा का लैंड है अप्रॉक्सीमेटली 15,326 हेक्टेयर। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,025 हेक्टेयर अगर मैं एकड़ में करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 एकड़ लैंड इज डेडिकेटेड टू द ग्रुप हाउसिंग। अब ग्रुप हाउसिंग अगर मैं बात करता हूं 1,025 हेक्टेयर में से ऑलमोस्ट काफ़ी सारी लैंड जा चुकी है, बहुत ही लिमिटेड चंक्स बचे हैं। आपको ही पता है इकोनॉमिक्स से सीधी डिमांड एंड सप्लाई, अगर लैंड कम अवेलेबल होगी डेवलपर ज़्यादा बिड करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक्सपीरियन अपना एक प्रोजेक्ट लेके आता है सेक्टर 45 में, नॉट मोर देन अभी 2 साल हुए हैं, 2024 एंड या 2025 की बात है। लैंड परचेज होती है। लैंड परचेज का जो रेट होता है वो रेट ऑलमोस्ट था 1,60,000 1,65,000 रुपये मीटर के रेट से। और ठीक 1.5 साल बाद एक्सपीरियन दूसरा लैंड पैच बाय करता है सेक्टर 151 में। सेक्टर 45 और 151 में डिस्टेंस है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर का। एक है नोएडा की स्टार्टिंग में, एक है नोएडा के एंड में। और जो नोएडा के एंड में लैंड परचेज करी गई वो परचेज करी गई ऑलमोस्ट 2,06,000 रुपये मीटर, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1.5 साल की विंडो के अंदर। तो नोएडा में जितनी भी लैंड पैचेस बचे हैं वो बहुत ही प्रीमियम लैंड पैचेस हैं। कोई भी नया लॉन्च नोएडा के अंदर 20,000 रुपये ऑल इंक्लूसिव से कम नहीं हो सकता। और साथ में जितने भी आपके अपार्टमेंट के साइजेज आ रहे हैं वो भी बड़े साइजेज आ रहे हैं। एज आफ्टर कोविड नोएडा के अंदर जो 800, 900, 1000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट चलते थे वो किसी भी डेवलपर ने लॉन्च करना बंद कर दिए। बीट नोएडा एक्सटेंशन, बीट यमुना एक्सप्रेसवे, अब आपको जो अपार्टमेंट मिलते हैं एटलीस्ट वो 1600-1700 स्क्वायर फीट के आसपास मिलते हैं। तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे तो नॉर्मल एवरेजिंग अगर मैं बात करता हूँ 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 20,000 रुपये के रेट से 4 करोड़ का हो जाता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है जितने भी लोग बैठे हुए हैं कि प्राइस नीचे आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कुछ और डेटा फिगर्स बताता हूँ कि नोएडा के अंदर कितनी लिमिटेड इन्वेंट्री लॉन्च हो रही है और कितनी इन्वेंट्री सेल हो रही है, कितना बड़ा गैप बन चुका है डिमांड और सप्लाई के अंदर। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स की, एक और डेटा शेयर करता हूं डिमांड और सप्लाई का गैप बताने के लिए। पूरे दिल्ली एनसीआर में 2025 में जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए वो हुए थे 50,780 अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए पूरे दिल्ली एनसीआर में, जिसमें से नोएडा में लॉन्च हुए सिर्फ 2,030 अपार्टमेंट्स। और नोएडा में जो सेल्स हुई अपार्टमेंट्स की वो हुई 3147। आप देखो 1200 फ्लैट का अंतर है जो लॉन्च हुए और जो सेल हुए। ये पिछले साल की रिपोर्ट थी। और 2026 जून तक की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो पूरे एनसीआर में जितने अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए उनका नंबर है 23,876 फ्लैट्स, जिसमें से नोएडा में जो लॉन्च हुए वो हुए तकरीबन 1432 और जो नोएडा में सेल्स हुई 2237।
कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा नंबर है। उसमें से जो नोएडा का शेयर है, वो अपार्टमेंट जो लॉन्च हो रहे हैं वो सिर्फ 4%, 5% या 6% है पूरे एनसीआर में। और नोएडा इतना बड़ा सैटेलाइट सिटी है दिल्ली एनसीआर का। अब जो नोएडा के मेजर इलाके हैं, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे हुआ या सेंट्रल नोएडा हुआ, अब वो मेजरली वो किस लिए हैं, वो किन लोगों के लिए हैं? वो मेजरली, जो मेरी राय में मुझे लगता है, वो वेल्थ क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े एनआरआईज, ये इनकी बेल्ट बन चुकी है। और नोएडा में आज भी अगर कोई पैसा लगाता है, मैं इतना श्योर हूँ कि आज भी पैसा डबल होगा आने वाले टाइम में। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ नोएडा के अंदर लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है। नोएडा का मैप अगर आप उठा के देखोगे, एक साइड से नोएडा में यमुना है, एक साइड से NH24 है, एक साइड से दिल्ली है और एक साइड से हिंडन रिवर है। इट इज़ लैंड लॉक्ड एरिया। तो नोएडा में लैंड लेना या अपार्टमेंट खरीदना आज एक सपना बन चुका है। इट इज़ नॉट डेट ये ओवर प्राइस है, इट इज़ जस्ट कि इट इज़ एक्सपेंसिव। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था ओवर प्राइस से। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे का नाम आते ही क्या लगता है? बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। बट अगर आप अभी रिपोर्ट उठा के देखोगे, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है 2026 हाफ वन, इट मीन्स जनवरी टू जून की जो रिपोर्ट आई है, उसमें 1 करोड़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ्लैट्स बिके हैं वो बिके हैं मुंबई के अंदर। तो नेवर जज सिटी विद द प्राइस। कोई माइक्रो मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है और कुछ अंडर प्राइस हो सकता है। तो इट्स बेटर कि नोएडा का जितना एक्सटेंडेड एरिया है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स आ रहे हैं। अगर आप नोएडा के लिए अभी भी वेट कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि नोएडा का रेट नीचे आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई एंड लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप मास्टर प्लान पढ़ना जानते हैं, एक बार आप मास्टर प्लान उठाइए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नोएडा के अंदर कितनी ग्रुप हाउसिंग लैंड बची है। ये सारी बात हमने करी रिगार्डिंग नोएडा। If you like this video, kindly subscribe us, and if you want to connect with our team, we help people investing in Delhi NCR, in Pune, in Bangalore, in Goa, in Kolkata, and to some extent to Dubai also. So stay tuned, stay safe. Thank you.